अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो तीसरा बजट पेश किया है और उसके बाद जो अब आदादो शुमार की डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं वो तो बहुत खुशाइंद हैं, लेकिन अवाम का एक कंसर्न बहुत वैलिड है कि हम तो तब मानेंगे जब अशियाए खुर्दो नोश बहुत कम कीमत में हमें दस्तयाब होंगी। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चीनी के स्कैंडल पे या आटे या घी के स्कैंडल पे कितने लोग गिरफ्तार होते हैं या कितने लोगों को आप सरजनिश करते हैं, ज़ुबानी कलामी या सज़ाएं देते हैं। हमें इस बात से गर्ज है कि हमारे लिए अफोर्डेबल हो, हमारा जो घर का बजट है ये वफाकी बजट उस बजट को आसान कर सके। सो वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस के हवाले से कुछ बहुत ही दिलचस्प हमारे पास डिटेल्स मौजूद हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक इन 3 सालों में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किफ़ायत शुमारी की एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल कायम की है। और हमने देखा कि पहले साल में वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात में 28% कमी लाई गई, दूसरे साल में 21% कमी लाई गई और तीसरे साल में 29% कमी लाई गई। और इसको कुल मिलाकर आप देखें तो ये तकरीबन 51 करोड़ 80 लाख रुपए की बचत बनती है। जबकि वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में भी बहुत ज़बरदस्त कमी आई। हमने देखा कि पहले साल में 28% कमी, दूसरे साल में 38% कमी और तीसरे साल में 41% कमी आई। सो इसका अगर कुल मिलाकर एग्रीगेट देखा जाए तो ये तकरीबन 56 करोड़ से जायद बनता है। 56 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग बचत बनती है। इमरान खान साहब का कोई कैंप ऑफिस भी नहीं, जिस तरह माजी के हुक्मरानों के कई कैंप ऑफिस होते थे। और जरदारी साहब के कैंप ऑफिस की जब डिटेल अगर आप देखें तो तकरीबन 2.5 अरब रुपए से जायद 2.6 अरब रुपए उसकी लागत थी जो उस पर खर्चे हुए, सिक्योरिटी के अखराजात अलग। और नवाज शरीफ साहब के भी रायविंड का जो कैंप ऑफिस था उस पर 4.3 अरब रुपए की लागत आई। सो इस लिहाज से तो देखा जाए कि सिक्योरिटी पर बेपनाह अखराजात खुद भी करने और अपने ख़ानदान वालों की भी सिक्योरिटी के लिए बेपनाह पैसा पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से खर्च करना, इस रिवायत को इमरान खान ने तोड़ा है। लेकिन अब वो महंगाई की जो ख़तरनाक रिवायत शुरू से कायम है, जब से मुल्क बना है हम यही सुनते हैं कि हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं। सो इसको इमरान खान कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, ये असल चैलेंज है इस हुकूमत का। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आज हम ज़रा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो राइट टू वोट है, जो आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा बहस की जीनत बना हुआ है, और हम देखते हैं कि हुकूमती और अपोजिशन क्वार्टर्स में भी इस पर बहुत बहस की जा रही है कि जी हुकूमत कहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने पाकिस्तान के अंदर मौजूद हम आप पाकिस्तानी सिटीजन्स, और उनको भी उतना ही हक हासिल है वोट कास्ट करने का जितना पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सिटीजन्स को है। जबकि ऑपोजिशन ये कहती है, और एहसन इकबाल साहब ऑपोजिशन के नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपना मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने कहा कि लंदन में बैठे हुए शख्स को नारोवाल के मसाइल का क्या पता। सो आइए ज़रा सुनते हैं कि एहसन इकबाल साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, और फिर ये भी कि किसी शरीर शख्स ने कोई शरारत की है और उसने ये एज्यूम कर लिया है कि जैसे एहसन इकबाल साहब गोया लंदन में बैठे किसी खास शख्स की बात कर रहे हैं कि उनको क्या पता कि पाकिस्तान में नारोवाल में या दीगर इलाकों में बैठे हुए लोगों के क्या मसाइल हैं। लेट्स वॉच। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि ये कैसी दिलचस्प बात है कि अगर हमारी ऑपोजिशन ये समझती है कि हमारे वो लीडरान जो कि ऑपोजिशन के बड़े की लीडर्स हैं और वो लंदन में बैठकर वक्त गुजार सकते हैं और फिर वो पाकिस्तान में आकर इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकते हैं, उनको हक है कि वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी करें और उनकी फैमिलीज बाहर जायदादें भी बनाएं, वो वहाँ पर ऐशो इशरत से अपनी ज़िंदगियाँ भी गुजारें, तो क्या पाकिस्तान से बाहर जो बेचारा गरीब आदमी मुल्की हालात से मजबूर होकर अपने बीवी बच्चों, वालिदैन, अपने बहन भाइयों की जुदाई काट रहा है, कतरा कतरा तिनका तिनका पैसा बचत करके वो जोड़ता है और इस उम्मीद पर अपने घर भेजता जाता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंशाल्लाह अपना भी वक्त बदलेगा, मुल्क के हालात बदलेंगे और हम वतन वापस जाकर ईद करेंगे। सो क्या उसका ये हक नहीं, क्या उसको ये हक हासिल नहीं कि अपने मुल्क के बारे में इतना बड़ा फैसला करने के लिए उसको भी इख्तियार दिया जाए। सो आज के प्रोग्राम में ज़रा इसे डिस्कस करेंगे और अपने पैनलिस्ट से इस सवाल का जवाब लेना चाहिए।
तो सबसे पहले तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं, और लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतहर काज़मी साहब, जो कि अगैन पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। मेरे दोनों इस्टीम्ड मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। पहले तो ये बताइए कि ये जो बजट आया है इसको आप किस तरह से देखते हैं, और इमरान खान साहब ने ये जो 108 करोड़ रुपए की, यानी 1 अरब 8 करोड़ रुपए की बचत की है, जो अल्लों तल्लों में और गिफ्ट्स वगैरह में, तोहफे तहाइफ में उन्होंने पैसा ज़ाया नहीं किया, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और अपोजिशन के पास अब क्या जवाब है इस बजट पर जो वो तनकीद कर रहे हैं? क्या आपको लगता है, इज इट मेकिंग एनी सेंस टू यू? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है मैं अगर इस बजट की कोई तारीफ करूं या इस बजट में कोई खूबी तलाश करूं तो शायद उस पर कोई एतराज हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद मिफ्ता इस्माइल, पीएमएलएन के स्टॉलवर्ड, पीएमएलएन की इकोनॉमिक टीम के स्टॉलवर्ड कोशिश करते हैं, और खजाना, उन्होंने तारीफ की है इस बजट, और उन्होंने कहा है कि पीटीआई के जो माजी के 2 बजट थे उनसे बहुत बेहतर बजट ये इन्होंने तीसरा बजट पेश किया। इसी तरह से बाकी भी तकरीबन आप देख लें, सारे जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उन्होंने इस बजट की तारीफ की है। जितने इकोनॉमिस्ट हैं, ताकि वो इकोनॉमिस्ट जो थ्रू आउट इन 3 सालों में इस हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर तनकीद कर रहे थे, यानी बाकी सबको छोड़ दे, डॉक्टर अशफाक इंतहाई मोतबर शख्सियत, डॉक्टर अशफाक हसन कई दफा इस हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद करते रहे, हमारे प्रोग्राम्स में आके वो कहते रहे, वो भी कह रहे हैं कि ये बजट बहुत मुतवाज़िन और बहुत अच्छा बजट है। इस बजट पे कुछ तनकीद भी हो सकती है, जैसा कि तनख्वाहों में जो इजाफा है वो चूंकि 3 साल के बाद हुआ है तो वो सिर्फ 10% क्यों किया गया है, इस तरह से कुछ तनकीदी नुकात हैं। लेकिन अगर आप एक नेट इक्वेशन बनाने की कोशिश करें जमा तफरीक करके, तो ये बजट जो है, इसकी खूबियां और इस बजट की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो बहुत ज्यादा है मेरा ख्याल है, और इसको सराहना चाहिए। और देखिए, मईशत एक ऐसी चीज है मलिया, के जो मेरी आपकी पीएमएलएन की या पीपल्स पार्टी की तकसीम नहीं है, मईशत है। अगर मईशत बेहतर होती है, वो इसारदार बेहतर कर देते मईशत, हमें तो खुशी होती थी। वो जरदारी साहब के जमाने में मईशत, हाँ उन्होंने अपनी मईशत जरूर बेहतर कर ली, अगर वो मुल्क की मईशत बेहतर कर लेते तो हमें इससे बढ़ के और क्या हमारे लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो अगर आज मईशत के कुछ इशारे बेहतर हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है उसको सराहना चाहिए। सियासत करने के और बहुत सारे मौके, बहुत सारे महाज हैं जिस पर सियासत हो सकती है। इमरान खान साहब की गवर्नेंस के बेशुमार इश्यूज हैं, बिल्कुल। इमरान खान साहब ये मेकिंग के इश्यूज हैं, उनके यू टर्न्स के इश्यूज हैं। लेकिन अगर मईशत की कुछ चीजें बेहतर हो रही है तो आप क्या चाहते हैं? बेड़ा गर्क कर दो मईशत का? आप ये चाहते हैं? आप दुनिया को जो है वो उल्टाना चाहते हैं? क्या फिर आपको तस्कीन मिलेगी? तो मेरा ख्याल है कि जो चीजें, हाँ आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, आप ऑल्टरनेट को लेकर आए, आप हुकूमत को और मशवरे दे दें। अगर शौकत तरीन के बजट में कहीं कोई झोल है तो आप बताएं। आपके नवीद कमर साहब मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर, नून लीग के बड़े बड़े काबिल लोग मौजूद हैं, वो जो लूप होल्स हैं वो उसका मुतबादिल पेश करें, और बजट के ऊपर अब बहस होगी ना कल से। अभी तो बजट पेश हुआ है, अभी इस बजट पर बहस होगी, और होता है कि हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन की तजावीज को तस्लीम भी करती है, शामिल करती है। तो अगर आपकी अच्छी तजावीज होगी तो हुकूमत को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही, यही तो बात है ना अमीर अब्बास साहब, यही तो पॉइंट है। मुझे भी सबसे ज्यादा इसी बात पर अफसोस हो रहा था कि बजाय इसके कि ये ध्यान से, बहुत गौर से सुनते कि बजट में बात क्या की जा रही है और फिर तनकीद करते तो मजा भी आता। अब जैसे आपने बात की कि कई लोग सराह रहे हैं इसे, ऑपोजिट क्वार्टर से भी, ऑपोजिशन से सलीम मांडवेवाला साहब ने तारीफ की, मिफ्ता इस्माइल साहब ने तारीफ की कि एटलीस्ट बिजनेस कम्युनिटी बहुत खुश है इस बजट से कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा देखने में आएगा, और बहुत से पॉजिटिव इशारे हैं। लेकिन जैसे आपने तनख्वाहों की बात की अतहर काज़मी साहब, ये वैसे मेरा भी पॉइंट है, मेरी भी जिन चंद सरकारी मुलाजिमीन से बात हुई तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 15% तक तो इजाफा होगा तनख्वाहों में, कि अगर 2 साल नहीं हुआ तो अब तीसरे साल में 10% से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और अपोजिशन की तनकीद को आप इसमें कितना सब्सटेंस देखते हैं आप? देखिए, इस हवाले से जो ऑब्वियसली रिजर्वेशंस हैं आपके सरकारी मुलाजमीन की, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल बजा है। अगर आप गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान देखें जिस तरह महंगाई बढ़ी है,
उसी रफ्तार से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। नहीं हुआ। लोगों के अखराजात बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से आम बंदा परेशान, और खुसूसन वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी एक नबी तुली तनख्वाह होती है, उसी के अंदर उन्होंने गुजारा करना होता है, तो वो मुश्किलात का शिकार है। और उनकी जानिब से ये गिला करना, ये शिकवा करना बिल्कुल वो हक बजाने पे। अब दूसरी तरफ आ जाता है कि अपोजिशन की तनकीद, जो अपोजिशन की तनकीद है वो कोई जेन्युइन तनकीद नहीं है, वो तो तनकीद बराए तनकीद है। ये तो वो तनकीद है कि आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हो, ये तो उन्होंने हर हालत में करनी है तनकीद। चाहे जिस तरह अभी अमीर ने भी जिक्र किया कि बजट के अंदर अगर कोई मसाइल हैं तो आप उसको पॉइंट टू पॉइंट हुकूमत को बताएं कि इसके अंदर ये आप तरमीम करें, इसको इस तरीके से बेहतर बनाएं ताकि आम आवाम को इस चीज से रिलीफ मिले। लेकिन वो अगर आप उनका तरीक़ाकार देखें तो वो बजट की पूरी तकरीब के दौरान पोस्टर्स उठा के उन्होंने नाराबाजी वहां पे की, कोई भी उन्होंने जिसे कहते हैं तामीरी, जिसे तनकीद कहते हैं, वो उनकी जानिब से हमें देखने को नहीं मिली। तो ये कोई पहला मौका नहीं है, कोई भी बिल आए, कोई भी चीज हो कौमी असेंबली के अंदर, ऑपोजिशन की जानिब से यही रवैया हमने देखा। और ये रवैया उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वजीर आजम मुंतखब हुए थे कौमी असेंबली में, उस दिन भी उनको तकरीर नहीं करने दी गई। तो वो पहले दिन से जो उनका रवैया था अभी तक वही रवैया है, जो इंतहाई काबिल अफसोस है। हम उम्मीद करते हैं कि हाउस बेहतर तरीके से चलेगा और जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर बात होगी, ना से कि इस तरह की चीजों के ऊपर बस एक दूसरे के ऊपर तनकीद होती है। अच्छा, वैसे अमीर अब्बास साहब, ये हम भी बात तो कर देते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट से कि भाई ऑपोजिशन को और हुकूमत को बैठना चाहिए, मिल बैठ कर एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? इससे पहले कि हम जरा ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट की बात पर आएं, मैं पहले जरा इसकी पॉसिबिलिटी आपकी नजर में जानना चाहती हूं कि एज एन एनालिस्ट आप क्या समझते हैं? कितने सालों से आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, आपको कोई पॉसिबिलिटी लगती है कि अगले 2.5 साल में हुकूमत और अपोजिशन के कोई चांसेस हैं कि बैठकर कोई कंसेंसस डेवलप होगा नेशनल इश्यूज पर? मेरा नहीं ख्याल। देखें, अतर चूंकि हमारे साथ मौजूद है तो इनकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए ये इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, जिसको जमहूरियत की मां कहा जाता है। हर मुल्क के अंदर कुछ एरियाज जो है ना, वो उनको ग्रे एरियाज में नहीं रखा जाता। उनके बारे में बड़ी क्लैरिटी होती है कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, और उन एरियाज के ऊपर मुल्क की सारी सियासी जमातों का इत्तेफाक होता है। हम सियासत भी करेंगे, हम लड़ेंगे भी, हम शिकस्त भी देंगे, हम जलसे भी करेंगे, हम एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन ये जो चंद काम है ना, इनके बारे में हम में से जो भी इक्तदार में आएगा वो इनको इनके ऊपर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, वो तांगे नहीं खींचेगा। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह उल्टी गंगा है, यानी यहाँ पे जो पॉजिटिव चीजें हैं उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स हो रही है। बिल्कुल। अभी आप कोविड के ऊपर मुसलसल मलिया पीपल्स पार्टी कोविड के ऊपर पॉलिटिक्स करती आ रही है, मुसलसल पॉलिटिक्स कर रही है। पीएमएलएन ने शुरू में बहुत पॉलिटिक्स इस पे की है। मेरी आज कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में बात हुई कुछ लोगों से, मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि पाकिस्तान की कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों के सामने क्या हैसियत है, क्या औकात है। उन मुल्कों की आबादी है 3.5 करोड़, पंजाब से आबादी है उनकी। हम एक कमजोर मुल्क है। पाकिस्तान में कोविड की जो वैक्सीन जो लग रही है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने वैक्सीन लगवानी है, आपको 2 माह का टाइम दिया जा रहा है। पाकिस्तान में आप अभी मैसेज करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, 1 हफ्ते के बाद जाके वॉक इन किसी भी सेंटर में वैक्सीन करवाते हैं। इन्होंने उसको भी नहीं बख्शा। अभी गवर्नमेंट, यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप सोच सकते हैं कि 19 साल से ऊपर ये 22-23 करोड़ की आबादी का मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। रियासत मुफ्त वैक्सीन लगा रही है हर शहरी को, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 1 करोड़ को 7-8 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है। जून 2022-21 में जो 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। $1.1 बिलियन आपकी गवर्नमेंट ने रखा है इस बजट में वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए। 100 बिलियन रुपीस रखे हैं उन्होंने इमरजेंसी फंड के लिए कोविड के। इनको उधर भी तौफीक नहीं हो रही कि सलाह। मैं तो पहले कह चुका हूं कि इस हुकूमत के अंदर 500 बुराइयां मौजूद है, और मैं तो उसका बहुत बड़ा नाकिद हूं इस हुकूमत का। लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं कि मुल्क को बर्बाद करके छोड़ेंगे इमरान खान की मोहब्बत में? आप, वो इमरान खान बर्बाद नहीं होगा बाबा, वो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो सियासत में मौजूदात पर, अच्छा सियासत जो है ना, ये गाली इस मुल्क में बन गया है। बिल्कुल। अदरवाइज सियासत गाली नहीं है दुनिया के अंदर।
सियासत का मतलब है प्रोग्रेसिव अप्रोच, सियासत है कंपटीशन का नाम, सियासत है बेहतर से बेहतर है, जुस्तजू के खूब से या खूब तर कहा, इसको कहते हैं सियासत। एक पार्टी बनती है, उसके बाद दूसरी पार्टी आती है, वो एक नए मंशूर के साथ आती है। बिल्कुल। इधर जो भी आ रहा है वो गंद मारे जा रहा है, इधर जो भी आ रहा है वो बर्बाद करने में तुला हुआ है। तो अगर ये हुकूमत को अच्छे काम कर रही है, अच्छा इस हुकूमत को भी ने भी ये असल में गलत किया ना, जब नून लीग की हुकूमत थी तो उस वक्त कुछ अच्छे काम नवाज शरीफ साहब के जब दौर में हुए तो इमरान खान साहब भी उस पर पॉलिटिक्स करते रहे, अब उनको उसी चीज का सामना करना पड़ा। तो मेरा ख्याल है अब ये सारे एक दूसरे को फेस कर चुके हैं, तो एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए हमारे मुल्क में कि ये जो 8-10 एरियाज हैं जो ग्रे नहीं है, जो व्हाइट एरियाज हैं, हम में से जिसकी भी हुकूमत आएगी हम एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, हम इस पे काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। अतर मैं आपसे भी इसी चीज पर आपका ओपिनियन लेना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है नाज़रीन, एक शॉर्ट कमर्शियल। आई विल बी राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे ये कंसेंसस डेवलप हो पाएगा ऑपोजिशन और हुकूमती क्वार्टर्स के दरमियान जब वो मिल बैठकर नेशनल इश्यूज पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं। अतर काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी और उसके बाद जरा हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग राइट पर भी बात करेंगे। ये एको हो रही है। जी जी अतर काज़मी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए, जिस तरह अमीर ने भी कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर सबको मिलके एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने की जरूरत होती है। लेकिन हालिया अरसे में हमने देखा बड़ी अनफॉर्चुनेट एक एपिसोड हुई। आप मुल्क के अंदरूने मुल्क जो सियासत होती है उसको तो एक तरफ रख लें, इवन के अभिनंदन वाले वाक़े के हवाले से हमारे कौमी असेंबली के स्पीकर ने, साबिक स्पीकर ने, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, जिस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हमारी जो आर्मी के हवाले से, हमारी हुकूमत के हवाले से, उसको फिर किस तरीके से भारतीय मीडिया ने कवर किया। अब उन्होंने ये बयान क्यों दिया, अब ये कंसेंसस क्यों बिल्ड नहीं होता? मसला ये है कि यहाँ पे कोई भी शख्स किसी भी ओहदे पे पहुंच जाता है, वो ये समझता है कि मुझे भुट्टो खानदान या शरीफ खानदान के बच्चों के सदके में ये ओहदा मिला है। अगर आप सोचें, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द हाउस, इतना बड़ा ओहदा है, उस ओहदे की इतनी बड़ी इज्जत है, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है उससे हमें अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। अपने मुल्क के ऊपर ही हम तनकीद ना क्यों ना करें, अपने इदारों पे तनकीद क्यों ना करें। तो ये एक वो वजह है जिसकी वजह से स्याह और सफेद होने के बावजूद सब कुछ ग्रे है। इसलिए ग्रे है कि हमारी जो जमहूरियत है वो सियासी जमातों के अंदर पनप नहीं सकी। सियासी जमातों के अंदर जो डिक्टेटरशिप है उसकी वजह से स्याह और सफेद अभी भी आपको ग्रे नजर आता है। और यही वजह है कि हम किसी भी चीज के ऊपर, जो चाहे कौमी मुफाद में भी हो, हम कोई मुश्तरका या एक मौकिफ नहीं ले सकते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा जी, अब जरा ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग राइट पर बात करते हैं और आप ही से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अतर काज़मी साहब, चूंकि आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि इंग्लैंड में मुकीम हैं, तो जरा हमें बताएं कि क्या सेंटिमेंट पाया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज के इस हवाले से। हुकूमत चाहती है कि आप लोगों को वोट कास्ट करने का हक दिया जाए, ऑपोजिशन नहीं चाहती। तो पहले तो ये वजह बताएं कि ये एक चाहता है और एक नहीं चाहता, इसकी क्या वजह है और आप लोग क्या चाहते हैं? देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी आप जब भी देख लें, पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन मुहिम हो, कुछ भी हो, बल्कि जितनी भी सियासी जमातें, सब सियासी जमातों ने ओवरसीज अपने विंग भी बनाए हुए हैं। वहां पे उनके प्रेसिडेंट्स भी हैं, जनरल सेक्रेटरीज भी हैं। भुट्टो साहब के दौर से आप देख लें, पीपल्स पार्टी भी दुनिया भर में मुतहरिक है, नून लीग भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। लेकिन जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट देने की बात आती है, उस पर टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी शौक हुआ कि जिस खुल के मुखालफत की गई कुछ क्वार्टर्स की जानिब से, कुछ सियासी शख्सियात की जानिब से पाकिस्तान के अंदर से, इसलिए कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में रहते हो, आप अमेरिकन सिटीजन्स को देख लें, वो अपने इंतखाबात में वोट डालते हैं। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप उनको अप्रिशिएट करते हैं कि जी वो रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो वोट क्यों नहीं डाल सकते? अब इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक वजह यह हो सकती है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये नहीं पता, जिस तरह कल एहसन इकबाल साहब भी कह रहे थे कि उनको नारोवाल के हल्के का नहीं पता। भाई, नारोवाल के हल्के का उनको ये नहीं पता कि बिरयानी की प्लेट में एक बोटी मिलती है या 2 बोटियां मिलती हैं। अब जब बाशऊर तबके को
एक पढ़े लिखे तबके को जो बैरून मुल्क मुकीम है, जिसने बाहर की दुनिया में भी जमहूरियत देखी है, आप किस तरह उनको डिनाई कर सकते हैं कि उनको वोट ना मिले? दूसरी बात यह है कि जब आप वोट करते हैं अपने नुमाइंदों के लिए, जिन्होंने जाके कौमी असेंबली में मुल्की मामलात को देखना होता है, उन्होंने कोई नालियां ठीक नहीं करवानी होती, उन्होंने कोई जैकबाबाद में, उन्होंने सुई में, उन्होंने लाड़काना में, उन्होंने नारोवाल में गटर नहीं खुलवाने होते, उन्होंने जाके मुल्की मामलात के ऊपर कानून साजी करनी होती है, उन्होंने अमेरिका के साथ हमारे क्या ताल्लुकात होंगे उस हवाले से अपनी इनपुट देनी होती है। ये कोई काउंसलर का इलेक्शन तो है नहीं है, काउंसलर तो हम मुंतखिब नहीं कर रहे, हम अपने नुमाइंदे मुंतखिब कर रहे हैं, जिन्होंने जाके पूरी दुनिया के सामने हमारा चेहरा रखना है, जिन्होंने वफाकी बजट में अपनी इनपुट देनी है। तो ये जब आप बात करते हैं कि जिसको नारोवाल की ये नहीं पता कि नारोवाल में कितने गटर बंद हैं, वो वोट नहीं डाल सकता, ये तो बिल्कुल इंतहाई मुज़ायका खेज किस्म की तोजी उन्होंने पेश की। लेकिन वजह यही है कि उनको लगता है कि ये कोई ऐसा तबका है जिससे हमें शायद कम वोट पड़ेंगे, इसी वजह से वो फिर मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक जी। अमीर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत भी जल्दी जल्दी करवाना चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीका राइज हो जाए और दूसरा ये कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये राइट मिले, तो आपको इसमें क्या लगता है कि क्या हुकूमत वाकई ओवरसीज पाकिस्तानीज की मोहब्बत में ही करना चाह रही है, या फिर वो उनको ये लगता है कि शायद इमरान खान साहब की फैन फॉलोइंग ज्यादा है ओवरसीज पाकिस्तानीज में, लिहाजा उनको जीतने में मदद मिलेगी, और नून लीग को और दीगर जमातों को ये खतरा है कि उनकी फैन फॉलोइंग कम है तो शायद वो हार जाएं? क्या ये बात है या पहली वाली बात है? लिया, अगर गवाल मंडी लाहौर में नवाज शरीफ की फॉलोइंग ज्यादा थी तो गवाल मंडी में रहने वालों से वोट का हक छीन लिया जाए। अगर गुजरावाला डिवीजन में नवाज शरीफ की फॉलोइंग ज्यादा थी और अगर फैसलाबाद शहर में नवाज शरीफ की फॉलोइंग ज्यादा थी तो फिर फैसलाबाद और गुजरावाला वालों से वोट का हक छीन लिया जाए, ये नवाज शरीफ को वोट दे देंगे। हमें नहीं पता कि लाड़काना और नवाबशाह में पीपल्स पार्टी की फॉलोइंग ज्यादा है तो हमने लाड़काना और नवाबशाह वालों से वोट का हक छीन लिया। बिल्कुल सही। अगर जहां जहां पे आपकी फॉलोइंग है, अगर वहां के लोगों को वोट का हक मिल सकता है, तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों में इमरान खान की फॉलोइंग है तो आपके पेट में मरोड़ के उठ रहे हैं। और ये कौन कह रहा है कि सारे के सारे 90 लाख पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान को वोट देंगे? उसमें से कई वोटर पीएमएलएन के हैं। बिल्कुल, मेरे अपने कई जानने वाले दोस्त, ये बरतानिया में असद बैठे हुए, यहाँ बरतानिया में मेरे कई दोस्त, अमेरिका में मेरे कई जानने वाले जो बड़े हार्ड लाइनर है पीएमएलएन के फॉलोअर है, बहुत हार्डकोर फॉलोअर है पीएमएलएन के। कुछ पीपल्स पार्टी के फॉलोअर भी हैं। एमक्यूएम का गढ़ नहीं बना था ह्यूस्टन में। तो ये कौन सी स्टूपिड किस्म की बात है कि जी वो इमरान खान के फॉलोअर है? अगर फॉलोअर है तो इमरान खान कौन है? इमरान खान को दज्जाल है जो उसको वोट दे दे। इमरान खान इस मुल्क का पॉलिटिशियन है, उसका राइट है वोट मांगना। आप मांग लो वोट, आपको मना कि किसी ने वोट मांगने से? आप भी मांग लो ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट। फर्क सिर्फ ये है कि आपने पाकिस्तानी अवाम को हिप्नोटाइज करके रखा हुआ था, आपने इनकी सोच को कैद करके रखा हुआ था, आपने इनकी ख्वाहिशात और इनकी हसरतों को आपने अपने घर की बांदी बना के रखा हुआ था, आपने इनसे फैसला साजी की कुवत छीन ली थी, आपने इनके वोट को यरगमाल बना के रखा हुआ था। इनका वोट इंडिपेंडेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लोगों का वोट डिपेंडेंट बना के रखा हुआ है आपने। कहीं आपने इनको जात पात में तकसीम कर दिया, ये आराइयों का वोट है, ये गुजरों का वोट है, ये मखदूमों का वोट है। बिल्कुल। कहीं आपने इनको एथनिसाइज कर दिया, ये पख्तूनों का वोट है, वो पख्तून को देगा, ये मुहाजिरों का वोट है, ये मुहाजिर को देगा। कहीं आपने इनको फिरका बंदियों में तकसीम कर दिया, ये सुन्नी है तो सुन्नी कैंडिडेट को वोट देगा, ये शिया वोटर है तो शिया कैंडिडेट को वोट देगा। ये शूट कर आपको यहाँ पे टफ वॉर जो आपने इस मुल्क में पैदा की वोटर के दरमियान, जो बाहर का वोट, उसके अंदर ये टफ वॉर नहीं है। वो गुजर है तो वो पाकिस्तान में गुजर है, वो बाहर जाके जब वोट करेगा ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे से तो वो पाकिस्तानी कैसे से वोट करेगा, वो सुन्नी शिया कैसे नहीं करेगा। वो इनके अंदर शऊर है। फिर ये कहते हैं कि जी उनको पाकिस्तान के मसलों का नहीं पता। तो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 8 साल या 9 साल जिला वतनी जब उन्होंने काटी, सेल्फ एग्जाइल पर थी, तो 2007 में वो क्यों आ रही थी पाकिस्तान यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए? उन्होंने 7 साल बाद नहीं, तो उनको पता था कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है, वो तो बाहर जाके जिंदगी उन्होंने 8 साल गुजार दी। उससे पहले भी वो एग्जाइल पर थी, वो तो खैर एक और कॉन्टेक्स्ट है, जब ज़ियाउल हक के जमाने में वो वापस आई लेट 80s में, चले गए थे यहाँ से डील करके, 7-8 साल पाकिस्तान से बाहर रहे। बिलावल भुट्टो सरदारी की तरबियत कहाँ हुई है सारी की सारी? पहले दुबई में, फिर बरतानिया में। तो जिन्होंने जिंदगी के 10-10, 15-15 साल बाहर गुजार दिए,
आप उनको हक के हुक्मरानी तो दे सकते हो, लेकिन जिन्होंने 10 साल मुल्क से बाहर गुजार दिया आप उनको हक के वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल इतनी मुनाफिकत, बिल्कुल सही। आपका माल बाहर, कारोबार बाहर, आपकी इंटरेस्ट बाहर, आपकी तालीम बाहर, आपका इलाज बाहर, आपके औलादे बाहर, और आप कहते हो कि हाँ हुक्मरान मैं ही बनूंगा। ये मेरा पेटेंट राइट है कि मैंने हुक्मरानी करनी है आपके ऊपर और ताहयात करनी है। जब तक जिंदा हूं नहीं हूं। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो वोट नहीं दे सकता। प्रॉपर्टीज इधर बनाए, हर साल 20-22 बिलियन डॉलर्स वो पाकिस्तान को भेजे ताकि आपके डॉलर्स की जो किल्लत है, कहता वो कम हो सके। वोट नहीं वो दे सकता, इसलिए वोट नहीं दे सकता कि वो आपके यहां बुर्ज उलट सकता है। वो जो आपने यहाँ पे जाली एम्पायर्स बना रखी है इस मुल्क के अंदर, वो इन एम्पायर्स को हिला, इनके चूल्हे हिला सकता है, क्योंकि उसको शऊर है। उसने देखी है तरक्की याफ्ता दुनिया, उसको पता है कि क्वालिटेटिव डेमोक्रेसी में और क्वांटिटेटिव डेमोक्रेसी में फर्क क्या है। उसको पता है कि पाकिस्तानी हुक्मरान चूना कैसे लगाते हैं पाकिस्तानी अवाम को। उसको पता है कि हमने हुक्मरान का एहतसाब कैसे करना है। ये अभी इस वक्त इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर है ना, आसिफ काजमी के, बोरिस जॉनसन, उसका एहतसाब हो रहा है ना अभी, उसने जो अपने फ्लैट के अंदर जो कुछ किया। ये अभी फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने $14,000 जुर्माना अदा किया सिर्फ चंद नाश्ते करने का। यहां मुल्क हड़प करके कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए उनको वोट नहीं का हक नहीं देना चाहते। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल, ये 90 लाख वोटर अगर नवाज शरीफ के भी वोटर है ना, मैं फिर भी कहूंगा कि इनको वोट का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये 90 लाख पीपल्स पार्टी को वोट देते, मैं फिर भी कहता हूं उनके वोट का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जी वोटिंग राइट तो लाना चाहिए। मैं भी ये समझती हूँ कि वोटिंग राइट तो एक आपका इतना बुनियादी हक है। और फिर ये कि अगर आप फॉरेन रेमिटेंसेस आपको मीठी लगती हैं, जो पैसा आपको मौसूल होता है ओवरसीज पाकिस्तानी से, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ठीक रखने में, पाकिस्तान में डॉलर का रेट स्टेबल रहे, पाकिस्तान की मईशत ठीक चलती रहे, उसमें उनका किरदार बहुत मीठा लगता है सबको। तो अगर उनको इस चीज का हक देने की बात आती है कि वो भी अपना ओपिनियन दे सकें कि किसको मुंतखब किया जाएगा, और अगर ऑपोजिशन को ये डर है कि इमरान खान दोबारा आ जाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट से, तो इस दफा तो किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट नहीं था, फिर भी तो जीत गए ना अगर जीतना था, और पहले आप लोग भी जीतते रहे। सो ये तो आपके नसीब में अगर फतह है तो बिल्कुल ठीक बात। मैं अमीर अब्बास से 100% एग्री करती हूँ कि कोई 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी को लिखा तो नहीं हुआ कि सिर्फ पीटीआई को वोट करेंगे, क्या पता आपको ज्यादा वोट पड़ जाए। सो मेरा ख्याल है एक खुला मैदान मिलना चाहिए और फ्री एंड फेयर मुकाबला होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो जरूर होनी चाहिए मेरे नजदीक, ताकि ये जो हर साल हम देखते हैं ना, हर 5 साल बाद धांधली का रोना होता है और वो फिर अगले 5 साल तक चलता रहता है कि ये इरेगुलरिटी हुई, ये गलती हुई, और जो कि होती भी है, बहुत हद तक होती भी है, और फिर बहुत हद तक रोना धोना भी होता है। असल रोना धोना धांधली से ज्यादा ये होता है कि मैं क्यों नहीं जीता। सो सिलेक्टेड के नारे फिर लगते हैं। इस पर नाज़रीन ब्रेक से वापस आकर कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात पर मजीद बात करेंगे। वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जरा हम वोटिंग राइट पर बात कर रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट करने का इख्तियार देने का जो हक है वो हुकूमत तो देना चाहती है और वो जल्द से जल्द इस पर कानून साजी भी करना चाहती है, लेकिन ऑपोजिशन इस पर कतन किसी किस्म का ताउन करने के लिए तैयार नहीं। अब जरा एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट पर बात करते हैं जिस पर पिछले 2-3 दिन से बहुत दिलचस्प बहस भी हो रही है, डिजिटल मीडिया पर भी और घर घर में बहस हो रही है कि वो नून लीग जिसने सारी जिंदगी सियासत ही इस बात पर की कि जी फौज ने हमें कुछ करने नहीं दिया, फौज काम नहीं करने देती, और ये डॉन लीक्स वाला भी जो सारा सिलसिला था वो प्रिसाइजली यही था कि वो अपनी सारी की सारी जो गलतियां थी वो फौज के कंधे पर डाल के चाहते थे कि भाई दुनिया में ये पैगाम जाए कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, दुनिया के साथ सुलह सफाई से रहना चाहते हैं, लेकिन फौज नहीं कुछ करने देती। इसी में आपने देखा होगा, और ये हर पाकिस्तानी को ख्वाजा आसिफ साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस पर वो तकरीर याद होगी पार्लियामान में, जो उन्होंने बड़े जोश से की कि जी फौज हमारा देखें कितना बजट खा जाती है, और 80% बजट खा जाने का इल्ज़ाम लगता आया फौज पर। अब दिलचस्प बात यह है कि वो नून लीग जो पिछले 3 साल से ये कहती आ रही है कि फौज इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, ऊपर से ऑर्डर आया है, ये हुकूमत चला रहे हैं, फौज चला रही है हुकूमत,
अब वो ये कहते हैं कि जी 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो फौज का बजट ही मुंजमद कर रखा है, ये अभी तक 16% पर है, भारत का देखें 3 गुना से ज्यादा है, फलां मुल्क का देखें, फलां मुल्क का देखें। तो ये जरा मैं अपने पैनलिस्ट के आगे सवाल रखना चाहूंगी। अतर काज़मी साहब, आपसे बात का आगाज करते हैं। ये बताइए कि क्या नून लीग पहले ठीक कह रही थी कि फौज 80% बजट खा जाती है, या अब ठीक कह रही है, जो कि हकायक भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि 16% बजट है फौज का और वो 3 साल से उसमें इजाफा भी नहीं हुआ? देखिए, ये तो उनका जो बयानिया था कि सिलेक्टेड का बयानिया है कि सब कुछ पीछे से कोई और चला रहा है, वज़ीर आज़म साहब को कुछ पता नहीं है। तो लेकिन एकदम से अब उन्होंने तनकीद करनी शुरू कर दी है कि हुकूमत जो है वो दिफा का बजट नहीं बढ़ा रही। ये वही चीज़ है जिस पे हमने पहले भी बात की कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पार्टी लाइन से, जो आपकी छोटी जो पैटी सियासत है उससे ऊपर होनी चाहिए। मुल्की दिफा भी उसमें से एक चीज़ है। अगर फौज की कोई ऐसी ज़रूरत है, उसको बजट की ज़रूरत है, तो हुकूमत को हर हालत में प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन जो इनकी तरफ से तनकीद की गई है, वो तनकीद इसलिए नहीं की गई कि फौज के बजट में कोई कमी है। वो तनकीद करने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब को निशाना बनाना है। तनकीद करने का मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत को निशाना बनाना है। इसलिए कि माजी में अगर आप इनकी तकरीरें देख लें, हाल में इनकी तकरीरें देख लें, बिल्कुल कुछ दिन पहले की आप इनकी बातें सुन लें, तो इस तरह लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी बुराइयां हैं उसका इल्ज़ाम ये एस्टेब्लिशमेंट और दबे लफ्जों में फौज के ऊपर लगाते हैं। जो लोग फौज के खिलाफ बात करते हैं ये उनके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, ये उनके घरों में जाके उनसे मिलते हैं। तो इनको मुल्की दिफा का और फौज का जितना दर्द है वो सबको पता है। मसला क्या है, इनको इशू क्या है? इनको इशू ये है कि ये चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब पुलिस है, हम फौज को भी उस तरह बना दें। मियाँ साहब जो है कि कहने के ऊपर तैनातियां हों, हमजा शहबाज पहले इंटरव्यू करें कि किस अफसर को कहाँ पे लगाना है। तो ये तो इनकी जिंदगी में ये ख्वाहिश तो पूरी हो नहीं सकती। तो ये आप कुछ दिन के बाद आप दोबारा देखेंगे, जो अभी ये फौज के लिए बजट मांग रहे हैं, ये फिर वही दुश्मनाम तराजी, ये वही इल्जामात दोबारा फौज के ऊपर लगाना शुरू कर देंगे कि फौज ने ये किया है, फौज ने वो किया है, इमरान खान तो सिलेक्टेड है। तो बेसिक मकसद ये है कि इनकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो है नहीं है, ना ही कोई नजरिया है। रोज नजरिया चेंज होता है, रोज ही बयानात चेंज होते हैं, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि दोबारा फिर वही उसी किस्म के बयानात आने शुरू हो जाएंगे। तो नून लीग में आपको क्या लगता है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का बयानिया प्रेवलेंट है या नवाज शरीफ साहब का? जी, नून लीग में बयानिया है, नजरिया ज़रूरत का, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ का बयानिया सामने आ जाता है। अगर शहबाज शरीफ का बयानिया नवाज शरीफ साहब से अलग है तो वो या तो खुल के कह दें, वो एक तरह से इनका बयानिया यही है कि किसी तरीके से अपने आप को बचाना है, अपनी सियासत को बचाना है, तो वो वक्त की मुनासबत से जो है वो अपना बयानिया चेंज करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कन्फर्म है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया, और जिस तरीके से पीडीएम का जवाल आया है वो भी पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अनोखा वाकया है कि ऐसा सियासी इत्तेहाद जिसमें गुज़िश्ता 4 वज़ीर आज़म शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में इस मुल्क में हुकूमत की हो, 2 ऐसी सियासी जमातें शामिल हैं जो हाल ही में यहाँ पे हुक्मरान रही हों, जिसके अंदर 2 ऐसे सदर शामिल हैं, उनमें से एक ऐसे सदर जिनकी सियासी बसीरत, सियासी उनकी जो समझ बूझ से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं ममनून हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ, ममनून हुसैन साहब भी उस इत्तेहाद में शामिल है। तो ऐसे इत्तेहाद को जिस तरीके से इमरान खान ने शिकस्त दी है, उससे ये तो पता चलता है कि मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद हो गया, और ये मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को भी इस चीज का थोड़ा सा इदराक है। बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब, योर लास्ट कमेंट। देखिए, एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सिप्री भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे मोतबर इंस्टीट्यूट है जो मुख्तलिफ मुल्कों की दिफाई ताकत के ऊपर, उनके वेपन्स के ऊपर रिपोर्ट जारी करता है। इसने पिछले साल जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी अप्रैल 2020 में, उस रिपोर्ट ने बताया था कि दुनिया में डिफेंस स्पेंडिंग के लिहाज से भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरा बड़ा मुल्क है डिफेंस स्पेंडिंग में या असले की खरीदारी में। जब आपका दुश्मन ये है और वो आपके सर के ऊपर बैठा हो और उसने आपके ऊपर वो आए रोज शैलिंग करता है, उसने आपके एक हिस्से के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आप ऐसे दुश्मन की मौजूदगी में आप क्या चाहते हैं कि आपकी फौज जो है वो सारा दिन बैठ के केले खाए? उसको डिफेंस के लिए बजट नहीं चाहिए, बिल्कुल उसने सर्वाइव नहीं करना अपने आप को। $49.6 बिलियन बजट है इंडियन आर्मी का, $49.6 बिलियन। आप जानती हैं
जी मलिया, ये कितना बनता है? ये पाकिस्तान की 2 साल की टोटल एक्सपोर्ट के बराबर है। हम पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानी एक साल में जितना कुछ दुनिया को बेचते हैं ना, 2 साल में हम जितना बेचते हैं उतना भारत की फौज एक साल में खर्च करती है। डिफेंस सिर्फ फौज। बाबा, आपको माना कि फौज से बुग्ज है, हमें भी फौज से शिकायतें हो सकती है, लेकिन ऑब्सेशन में जाके आप एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस होता है रियलिटी के साथ। और ये डिफेंस स्पेंडिंग आपको पता है, मैं इसलिए भारत की बात कर रहा हूं क्योंकि आपको पाकिस्तानी बजट को समझने के लिए भारतीय बजट को समझना पड़ेगा। 30 सालों में 259%, ये पता नहीं कहां से नाम नेहाद आ जाते हैं दानिशवर बुद्धू किस्म के, 159% इंक्रीज आया है इंडियन आर्मी के बजट में ओवर लास्ट 30 इयर्स। 260%। और हर साल बजट बढ़ रहा है। आपका बजट कितना? 1300। ये 16% आपके टोटल। एक तो वो 70-80% वाली जो है वो भी एक मिथ है। अच्छा, उसके अंदर भी फिर आर्मी का बजट है 7%। 7% ऑफ योर सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। टोटल आपकी तीनों आर्म फोर्सेस का बजट बनता है वो 16%। बिल्कुल। चार्ल्स डिगॉल जो बाय फ्रांस है, उसने कहा था कि आपका मुल्क फौज के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। क्या आपने फौज रखनी है या नहीं रखनी? अगर आपने नहीं रखनी फौज, ना रखें। याद रखिएगा, अगर आप फौज हैं तो दुश्मन की फौज आपकी सरजमीन पर होगी। बिल्कुल सही। फौज होगी जमीन पर तो मुल्क है। फौज के बिल्कुल सही है जी। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत ही अमीर अब्बास साहब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे और मुझे आई हेट टू एंड इट, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं इस गुफ्तगू को ख़त्म करूं, लेकिन चूंकि वक्त ख़त्म हो गया है सो आपसे यहाँ पर इजाज़त चाहेंगे। आपने प्रोग्राम डिस्कशन सुनी, पूरा प्रोग्राम देखा। इंडीड मैं समझती हूँ कि पूरी 22 करोड़ अवाम इस बात पर अमीर अब्बास के साथ खड़ी है कि फौज के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता, और पाकिस्तान तो वैसे ही अपनी फौज पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। जिन माओं ने अपने बेटे सरहदों पर हमारी जान की हिफाजत के लिए खड़े कर रखे हैं कि वो कभी भी अल्लाह की राह में शहीद हो सकते हैं, और अगर वापस गाजी बनकर आए तो भी माएं उदास होती हैं कि तुम शहीद नहीं।